हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कुड द पॉश एक्ट अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स में जो है कई सारे आर्टिकल्स जो हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल फाइल करा गया है और ये कहा गया है कि ये जो पॉश एक्ट है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है या ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि वो चाहते इसी पिटीशन में यही है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। अब जैसा कि हमने इसका फुल फॉर्म बताया सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, तो उसको ये डील कर रहा है और ये वर्क प्लेसेस में डील करता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन उसके पहले जो है वो हम पॉश एक्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फर्दर उसके पहले हम यहाँ पे पॉश एक्ट जो है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नाउ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग भी नोट डाउन करते चलिएगा। नाउ ये बेसिकली ड्राफ्ट करा गया है, अलग अलग वेरियस गाइडलाइंस हैं जिनमें सबसे पहले हम जाएंगे अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पास में, जहां विशाखा वर्सेस यहाँ पे हम स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करेंगे। ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये 1997 का है। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है जजमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसको हम आगे विशाखा गाइडलाइंस भी कहेंगे, और 2013 में उसी चीज को लेकर के ये इम्प्रोवाइज हुआ है। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस जो कि 2013 से ये फिर इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है फंडामेंटल राइट्स में। अब आर्टिकल 15 क्या मेंशन करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स। तो यहाँ पे स्पेशली जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है उसके खिलाफ यहाँ पे मेंशन करा जा रहा है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन सभी पैरामीटर्स पे। तो आर्टिकल 15 की भी बात करी जा रही है कि महिलाओं के खिलाफ में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करा जा रहा है वो चीजें कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 का भी वायलेशन कर रही हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं जिसको इंडिया ने रेटिफाई करा था सेडो को, ठीक है, 1993 में। ये आपको ध्यान रखना है, ये है कि कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन, जो बेसिकली ऑल फॉर्म्स ऑफ ये जो भी वुमेन के खिलाफ में इनजस्टिसेस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, उसके खिलाफ ये बात करता है। कन्वेंशन एलिमिनेशन ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है महिलाओं के खिलाफ में। तो ये कुछ पहले तो आपको ध्यान रखना है। पॉश एक्ट जो है वो इसी से डिराइव हो रहा है। अब यहाँ पे कई सारी चीजें जो है वो मैंडेट कर दी गई हैं, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये जब इंप्लीमेंट करा गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करता है कि हम पब्लिक या प्राइवेट वर्क प्लेस की बात हो रही है कि वर्क प्लेस पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों ही वर्क प्लेसेस के लिए ये एप्लीकेबल है। जहां 10 और मोर एम्प्लॉइज हैं, 10 और मोर एम्प्लॉइज हैं, उनको बेसिकली कहा जा रहा है कि आप एक आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो है उसको आप फॉर्म करोगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। ठीक है, जिस भी कंपनी में बेसिकली 10 और मोर एम्प्लॉइज हैं वहां पे एक आईसीसी फॉर्म किया जाए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, और इस कमिटी को कौन प्रिसाइड करेगा? तो विल बी प्रिसाइडेड बाय अ वुमन, और इसमें +2 मेंबर्स होने चाहिए जो विमेन बैकग्राउंड से ही होनी चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी का भी पॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट उस क्लॉज में मेंशन है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका ये इतना हिस्सा हो जाए तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये है आईसीसी के बारे में जिक्र करा गया है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होना चाहिए, और वो कमिटी कहां होना चाहिए? तो जहां 10 और मोर एम्प्लॉइज हैं, फिर चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या प्राइवेट। ठीक है, दोनों ही वर्क प्लेसेस को कवर कर रहा है। और इसको लीड कौन करेगा? तो एक वुमेन ही करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम 2 महिलाएं और होनी चाहिए, और साथ ही साथ में एक थर्ड पार्टी भी होनी चाहिए। इनको पावर जो है वो एक सिविल कोर्ट का भी दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको जो पावर दिया गया है वो सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट में दिया गया है। ठीक है, और ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि जो पावर है वो सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट में है, और ये डिराइव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल
जस्टिस। ठीक है, तो ये ओवरऑल है और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं मतलब कई सारे अलग अलग एंगल्स। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखिए प्रोज एंड कॉन्स दोनों होंगे। अब प्रोज क्या है वो थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रोज के एंगल को कवर कर लेते हैं। नाउ प्रोज के एंगल में अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ केसेस जो फाइल करे जा रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के वो बढ़े हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मतलब कि इंक्रीज देखने को मिला है इन रजिस्ट्रेशन, इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन केसेस में इंप्रूव, और इसी के साथ साथ में जो कन्विक्शन रेट है ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्विक्शन रेट भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, ये एक अच्छा साइन है। इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं मतलब ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। स्पेशली एसडीजी का जो गोल नंबर 5 है उसको हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो एसडीजी गोल 5 है उसके प्रिंसिपल्स को भी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये है ओवरऑल इसके प्रोस की बात जब हम कर रहे हैं। कॉन्स में क्या आता है कि देखिए कॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी भी मतलब एक अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस हमें देखने को मिल जाएगा कि अभी भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा है आइदर, या फिर लिटरली विमेन को पता नहीं है इनके बारे में। और सेकेंड पॉइंट है कि अभी भी वो एक फियर बना हुआ है कि मतलब वाकई उनको जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। कई बार जो आईसीसी है वो थर्ड पार्टी नहीं होते हैं, तो खुद के ही लोग होते हैं, उसको फिर वो महिलाओं को ही मतलब जो एलिज कर रहे हैं उनको ही फिर वो फायर कर देते हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो सोसाइटी के एंगल से अगर हम देखें, अगर एक महिला के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो रहा है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो है वहीं हो रहा है, वो अप्रोच करती है आईसीसी के पास में। अब नियम से हमने देखा कि यहाँ पर विमेन होनी चाहिए और थर्ड पार्टी होना चाहिए, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में कि जो कंपनी के लोग हैं वही वहां पर आईसीसी के मेंबर्स बन जाते हैं, कई बार वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक हो जाते हैं। अब इस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना खराब हो, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो आइदर वो विमेन को ही फायर कर देंगे या वो केस जो है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जस्टिस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बना उसी लिए है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रोज और कॉन्स जब हमारा हो जाए इसके बाद हम थोड़ा सा ये अपने आई होप सब क्लियर होगा आपका। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो विमेन फाइल करेगी केस वो 3 to 6 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो टाइम ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स निकल करके आते हैं। सबसे पहला है कि जस्टिस वर्मा कमिटी का गाइडलाइंस। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। जस्टिस वर्मा, इन्होंने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स प्रेस्क्राइब किए हैं। पहला इन्होंने कहा है कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसी से लिंक है। ठीक है, कि ये टाइम ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 90 days शुड बी रिमूव्ड। इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने भी मतलब कहीं ना कहीं विशाखा गाइडलाइंस को ही कोट करते हुए ये कहा है कि बिल्कुल आईसीसी जो हो वो इंडिपेंडेंट हो, न्यूट्रल इंसान हो। ठीक है, और यहाँ तक कि ये भी बात करा गया है कि जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया, जैसे पॉस्को है। ठीक है, पॉस्को जो हमने प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो करा है चैनल पर, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके बाद आप उसको भी जरूर चेक करिएगा। तो पॉस्को में क्या है कि वो जेंडर न्यूट्रल है, ये थोड़ा जेंडर न्यूट्रल नहीं है क्योंकि ये स्पेसिफिक है महिलाओं को ही लेकर के। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मतलब हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जस्टिस वर्मा के भी कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। और अब हम आते हैं कि वाकई ये जो पॉलिटिकल पार्टीज पर अप्लाई करने की बात करी जा रही है, जो हमारा फर्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन था, क्या वो अप्लाई हो पाएगा? बिकॉज अगर इसके बारे में हम सोचते हैं कि चलो इतना कुछ हमने सोच लिया, हमने देखा कि वर्क प्लेस की बात हो रही है, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो मेंबर्स हैं कई बार देखिए उनको टेम्पररी बेसिस पे हायर किया जाता है। इलेक्शंस हैं, रैली की जरूरत है, या मान लो कि कहीं मतलब पार्टी को जरूरत लगता है टेम्पररी प्रोविजन में, तो वो उनको हायर कर लेते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, लेकिन उसके बाद तो वो नहीं है जुड़े। और ये कौन से वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्क प्लेस डिफाइंड ही नहीं है, तो ये वाकई एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, जिसको टाइम एंड अगेन वेरियस जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेंगे कि उनको वो उस एम्बिट में अगर ला पाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि उस एम्बिट में लाने के बाद में उसका फॉलो होना, जैसे कि हमने देखा है आरटीआई। ठीक है,
तो यहाँ ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि द पॉश एक्ट रिक्वायर्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्क प्लेसेस टू सेट अप एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। आई होप आपको मतलब समझ आ चुका है। आईसीसी का मतलब क्या है? टू हियर कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। और इसी के साथ साथ में क्लेम्स दैट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल पार्टीज द प्रेजेंस ऑफ आईसीसी टू एड्रेस सेक्सुअल हैरेसमेंट इज इनकंसिस्टेंट। और उसका मतलब भी हमने देखा कि क्यों इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि वर्क प्लेस जो है वो एज सच कुछ ड्राफ्ट नहीं है। और ये पॉश एक्ट अप्लाई किस पर होता है, तो ये सेक्शन हमें जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस, एट एनी वर्क प्लेस। ठीक है, यहाँ वर्क प्लेस ही कीवर्ड है और एनी, और ये इमीडिएटली बताता है कि पॉश एक्ट जो है वो अप्लाई होगा एट द वर्क प्लेस एंड ओनली व्हेन द अग्रीव्ड पार्टी इज अ वुमन। ये भी कीवर्ड है कि जो अग्रीव्ड पार्टी यानी जिसके ऊपर ये चार्जेस हो रहे हैं वो महिला एक हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, थोड़ा सा इसको आप समझिए। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के केस में हमें ये एंगल जो है वो समझना है। अब यहाँ पे बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस इन द पॉश एक्ट इज एक्सपेंसिव। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन इन द पब्लिक सेक्टर विच आर एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड और होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के द्वारा हो। ठीक है, यानी कि जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आता है वो यहाँ पब्लिक के डोमेन में कवर हो रहा है। साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशंस जो प्राइवेट सेक्टर में है, जिसमें प्राइवेट में कौन कौन से हो सकते हैं? हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, स्पोर्ट्स वेन्यूज, हाउसेस और इवन कवर्स लोकेशंस जो एक एम्प्लॉय विजिट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब काम के सिलसिले से वो कहीं और अगर विजिट कर रहा है तो वो भी कवर होगा। ठीक है, तो कई बार अगर फैक्चुअली इसके ऊपर स्टेटमेंट बने प्रीलिम्स में तो आपको पता होना चाहिए वर्क प्लेस का डेफिनेशन जो है वो इस एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, और ये उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुड द पॉश एक्ट अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब उसके पहले हमें जाना होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1950 जो है और ये 1951, हम यहाँ 51 के बारे में पढ़ेंगे। गवर्न्स हाउ टू रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है और जो 50 है वो वोटर्स के बारे में है। थोड़ा सा बस बेसिक आप ध्यान रखिएगा कि जो 1950 होगा वो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? वो ऑब्वियसली जो वोटर्स हैं उनके बारे में, और 51 जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। अब यहाँ सेक्शन 29A, अगेन सेक्शन इज नॉट नीडेड ओवर हियर। एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी मान रहे हैं, ठीक है, जो भी अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी मान रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के भी मस्ट मेक एन एप्लीकेशन कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और इसी के साथ साथ में उनको डिटेल्स भी देना होगा, नेम ऑफ द पार्टी, स्टेट का उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है और कौन कौन ऑफिस बेयरर्स है, लोकल यूनिट्स में कौन कौन से डिटेल्स हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनको भी अपने एंड से करनी होंगी अगर वो इस एक्ट में मतलब कवर हो रहे हैं, तो इतना होमवर्क उनको भी करना है। और इसी के साथ साथ में आगे अगर हम देखते हैं तो ईसीआई का स्टैंड अभी तक का अगर हम देखें, नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हम सबको पता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका काम क्या है कि बेसिकली वो इलेक्शंस कंडक्ट करता है। किसके किसके लिए? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट कि ये चार आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इनके इलेक्शन का जो काम वो ईसीआई कर रहा है अंडर आर्टिकल 324, और ये फ्री एंड फेयर कंडक्ट किया जाता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो इसको जब डिफाइन किया गया है तो ये भी कहा गया है, यहाँ हमने उस चीज को ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उन्होंने 2013 में कहा था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, इन्होंने 2013 में मेंशन करा कि जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, वो माना गया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज पर भी अप्लाई होगा। लेकिन देयर हैव बीन पिटीशंस जो सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं कि पार्टीज चाहते हैं कि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट करें, और ये अभी तक एज सच नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कंप्लायंस जो है वो बराबर से नहीं चल रहा है। ऑल्दो आरटीआई के एम्बिट में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन उस लेवल पे शायद उनके अंदर से डेडिकेशन निकल करके नहीं आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इंप्लीमेंट होना, इंपॉर्टेंट ये है कि वो इंप्लीमेंट कितने समय में हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल सीआईसी के केस में देख रहे हैं कि आरटीआई जो है वो अभी भी थोड़ा सा मतलब वेग सा ही बना हुआ है, कंप्लीटली ये भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो वहीं अगर हम पॉश एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे
तो ये ओवरऑल निकल करके आएगा कि मतलब जेन्युइन होगा या नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर हम सोसाइटी के एंगल से देखें, वाइडर पर्सपेक्टिव में देखिए, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो आज लार्जेस्ट है, और डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम, तो हमारे यहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो हम सबको पता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स हैं, तो ये डिसाइड करता है मेन और विमेन। और हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रख करके पॉश का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड लेवल पे भी सही तरीके से होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के केस में भी इस तरीके से मॉडिफाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ब्रॉड कंटेक्स्ट है, तो हम यहाँ एक कहीं ना कहीं इंपोज करने की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पर बिल्कुल डिस्कशंस होना चाहिए, सोचना चाहिए कि इससे एट द एंड हमारे नेशन के जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनका अगर भला हो रहा है, स्पेशली एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो विमेन है 50% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, उनको हम अपलिफ्ट कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे स्टेप्स में हमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की जरूरत है, और शायद हम उस पर भी आगे काम करेंगे। तो खैर इस वीडियो के साथ तो हम सिर्फ यहीं तक रहेंगे, आगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिला हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके भी आप जरूर बता सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।